रामबाण ये कि हम यहाँ जो करने की कोशिश कर रहे हैं उसको बल मिलता है आप जैसे लोगों का सहारा पाकर। तो ये जो कहीं कोई किसी चीज़ को जलाए रखने की कोशिश में है, तो ये बात अपने आप में मुझे व्यक्तिगत रूप से इतनी बड़ी लगती है कि इसको टालना तो बिल्कुल संभव था ही नहीं। और फिर यहाँ आने के बाद मुझे कृष्णा जी ने बताया काशीराम वर्मा के बारे में, तो बैठे बैठे मुझे मेरे एक बहुत प्रिय गीत की पंक्ति याद आई। महालया जैक्सन का गाया हुआ गीत है, जो चर्च में गाए जाने वाले जो बहुत से गीत गायकों ने गाया है उसे, ब्राइटन द कॉर्नर वेयर यू आर, जिस भी कोने में तुम हो उसे उजाले से भर देना। और काशीराम के बारे में सुना तो मुझे लगा कि यहाँ तो ये इस कोने का उजाला ऐसा है जिसे कोने में तो क्या बहुत दूर तक जहाँ तक फैला सके हमें फैलाना चाहिए। और ये सुनने के बाद सचमुच मैंने अपने आप को बहुत खुद को धन्यवाद दिया कि मैंने यहाँ आने का फैसला किया। दूसरी बात ये कि दुल्ला राम जी से जब मैंने पूछा कि क्या कोई विषय है जिस पर बोला जाएगा, कोई है दिया गया कोई टॉपिक, तो उन्होंने कहा साहित्य के बारे में जो बातचीत भी आपको करनी हो आप कीजिए। अब अगर जो उन्होंने कहा होता कि आप स्त्री विमर्श के बारे में कुछ कीजिए तब तो समस्या हल हो गई होती, हल ही थी। मुझसे सभी लोग यही कहते और सभी की इसी आशा का उत्तर देते देते अब तो मैं असल में इतना ज़्यादा उन्हीं निराश हो चुकी हूँ कि मुझे लगता है कि मुझसे कोई कभी कुछ और पूछेगा ही नहीं, सुनना ही नहीं चाहेगा। और जब ये आज़ादी उन्होंने मुझे दी कि साहित्य के बारे में जो चाहे वो बात आप कीजिए, तो एक सवाल मेरे मन में ये आया, आज 21वीं सदी के दूसरे दशक के लगभग अंत में साहित्य के बारे में क्या बातचीत है जो मैं करना चाहूँ। मतलब ये कि दोस्तों मेरा MA 1966 का है, 52 साल है, और साहित्य के सरोकार, साहित्य की परिभाषा, साहित्य से हमारी प्रत्याशाएं जो हमने तब पढ़ी थी, उसमें साहित्य का रूप शुरू होता था ब्रह्मा स्वाद समुद्र से और आकर के रामचंद्र शुक्ल के भाव योग की साधना पर खत्म होता था। अब आज अभी मौजूदा पीढ़ी के साहित्य को देखते हुए सीधी बात तो यही लगती कि अब तो ब्रह्म बेचारे ही संदिग्ध हो चुके हैं, तो उनके सहोदर की तो बात कौन कहे। और भाव भी एक तरह की मानसिक दुर्बलता का प्रतीक बन चुके हैं, तो भाव योग की साधना भी साध्य बनाने लायक कोई खास विषय रहे नहीं है। ये सोचते तो मैंने इस पीढ़ी पर अपने ध्यान को केंद्रित करना जब शुरू किया तो कुछ मोटी मोटी सी जो बातें आई उभर कर वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। मेरे एक निकट परिचित मित्र संबंधी भी हैं, वे टूरिज्म के एक प्रशिक्षण संस्थान में काम करते हैं। उन्होंने अपनी कक्षा में छात्रों को एक प्रोजेक्ट दिया, 20, 22, 25 साल तक के उनके छात्र रहे हुए। प्रोजेक्ट ये था कि बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद के एक सप्ताह के कार्यक्रम की समय सारणी बनाओ। सप्ताह का कार्यक्रम मतलब जो भी कोई एक टूरिस्ट, आप कल्पना कीजिए कि ग्रुप है और उसे आपको कहाँ कहाँ ले जाना है। कार्यक्रम अपनी इच्छा से कोई भी तय किया जा सकता है। उन्होंने मुझे बताया 65-70 की गिनती वाली उस कक्षा में एक भी बच्चा एक दिन की भी समय सारणी नहीं बना पाए। वे ऐसी किसी दुनिया की कल्पना ही नहीं कर पाए जिसमें मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट ना हो और सोशल मीडिया उस दुनिया का नवीनतम इजाफा है। वो हमारी जानी पहचानी दुनिया से बिल्कुल अलग, अपरिचित किसी और दुनिया में निवास करते हैं। इसमें शायद संदेह नहीं कि आज हम एक संचार समाज यानी मीडिया सोसाइटी हैं।
अगर पूरी तरह से हो नहीं चुके तो बहुत तेज़ी से उस तरफ जा रहे हैं और इतनी ही देर बाकी है कि पीढ़ियों का फासला मिट जाए, यानी कि पिछली पीढ़ी हमारी पीढ़ी या तो पूरी तरह से अप्रासंगिक हो जाए या फिर प्रस्थान कर चुके। शेष विकल्प तो सोशल मीडिया में दीक्षित, प्रशिक्षित, कुशल और स्वयं एक प्रयोक्ता होने का ही है। सोशल मीडिया का संसार प्रमुख रूप से एक युवा संसार है। सोशल मीडिया को साहित्य के संदर्भ में रखकर के देखते समय मैं जब अपने वक्तव्य की शुरुआत करने बैठी तो मेरे दिमाग में आया कि इस युवा संसार को देखते हुए लगता है कि वो हमारे संचार समाज का सदस्य ही नहीं बल्कि उसका ज्ञाता और निर्माता है। असल में तो ये वक्तव्य देने का कहीं अधिक योग्य अधिकारी तो वही है और उसके सामने इस वक्तव्य के लिए किस कदर संदिग्ध है मेरी पात्रता। मैं पिछली सदी की एक औरत, हमारी पीढ़ी में तो जो लड़कियां बाकायदा विज्ञान का विकल्प नहीं चुनती थीं, उन लड़कियों को 8वीं कक्षा के बाद विज्ञान के नाम पर गृह विज्ञान पढ़ाया जाता था। संयोगवश जीवन के तीसरे चरण में पहुंचकर कंप्यूटर का आगमन हुआ, यानी मेरे जीवन में बरसों तक महज टाइपराइटर या फिर खिलौनों की तरह काम में लाया जाता रहा। संयोगवश एक दिन ईमेल में अपनी एक युवा कोलीग की फ्रेंड रिक्वेस्ट देखकर उस पर क्लिक कर दिया और अचानक एक खिड़की खुल गई। दीवार में एक खिड़की रहती थी की तर्ज पर। फिर उस खिड़की से कूदकर फेसबुक की दुनिया में दाखिल हुआ जा सकता था। हुआ गया और पता चला कि दुनिया कोई उतनी नहीं थी जितनी मैं जानती थी। ये जो नई पीढ़ी है, संचार टेक्नोलॉजी में प्रयोग की समर्थता में अपनी विशिष्टता का भान इस पीढ़ी को साहित्य की अपनी गरिमा और मान्यताओं के प्रति लापरवाह बनाता है, शायद उग्र और असहिष्णु। हमारी पीढ़ी के लिए शायद यही उसकी साहित्य विमुखता या उसके लिए साहित्य की अप्रासंगिकता से प्रतीत होती है। इस पीढ़ी का बहुसंख्यक रचनाकार, क्योंकि रचनाकार तो बहुत है और हर दूसरा व्यक्ति जो फेसबुक में मेरे मित्र मंडली में मेरे दायरे में है वो रचनाकार ही, लेकिन वो हमारी काट के साहित्य विनोद का व्यसनी तो नहीं है। ये शायद उसका चुनाव कम, असमर्थता की अभिव्यक्ति अधिक हो, लेकिन इस बात का एहसास ना उसे होगा ना वो उसको मानने के लिए तैयार ही होगा। उत्तर आधुनिक वैचारिकी ने हर किसी को इस तर्क के सहारे की सुविधा तो दे ही रखी है कि हर मूल्य और मान्यता को महज मनमाना और आरोपित कहकर खारिज किया जा सके और अभिव्यक्ति की स्वच्छंदता को एकमात्र मूल्य का दर्जा दिया जाए। मैं खुद भी इस तर्क का बहुतायत से इस्तेमाल करती हूँ और मानती भी हूँ कि जीवन और जगत के व्यापक बुनियादी बदलावों के समय में ये एक अनिवार्य आकांक्षित तर्क होता है। अब सोशल मीडिया की परिभाषा इत्यादि के बारे में यहाँ जाने की तो ज़रूरत नहीं। कहा सिर्फ ये जा सकता है कि साहित्य इसका इस्तेमाल अपने पक्ष में कैसे करे कि बाधा को भी अपना साधन बना सके। सोशल मीडिया के पास जाने की बुनियादी वजह संपर्क की इच्छा है। इस इच्छा और सोशल मीडिया के योग को यह पीढ़ी साहित्य के लिए अपने साधन में बदल गई। इसके द्वारा रचना के बिना पके बिना कहीं प्रकाशित हुए सीधे फेसबुक पर डालकर साथियों से मूल्यवान प्रतिपुष्टि पाई जा सकती है। अपने लेखन की ओर ध्यान आकर्षित किया जा सकता है, लेखक के रूप में अपने आप को स्थापित किया जा सकता है। और मेरा अपना जो रिश्ता है सोशल मीडिया के साथ तो कुल मिलाकर फेसबुक के जरिए ही है, अन्यथा सुना है कि ब्लॉग भी है और वेबसाइट्स भी है। सोशल मीडिया के नाम से मेरे दिमाग में जो तस्वीर उभरती है वो फेसबुक में लॉग इन करने से खुलने वाले संसार की है। वहाँ सबके पास अपनी अपनी एक दीवार है, उनके लिए वो अपनी जगह, अपनी ज़मीन, अपनी जायदाद है।
यहाँ भी आप किसी की नाराज़ी या शिकायत की वजह से बेदखल किए जा सकते हैं। सबके पास किसी भी विषय पर नितांत निजी से लेकर सर्वथा सार्वजनिक तक किसी भी विषय पर अपनी बात कहने की सुविधा है। दूसरे आपकी दीवार पर आकर या आप दूसरों की दीवार पर जाकर स्वीकृत सीमाओं के भीतर प्रेमालाप और अहोपम अहोध्वनि से लेकर युद्धम देहि की याचना और महासाम तक कुछ भी कर सकते हैं। किसी अवांछित को ब्लॉक कर देने की सुविधा और खुद ब्लॉक हो जाने की सुविधा भी है। फेसबुक पर आज लेखकों की कई पीढ़ियाँ सक्रिय हैं। मेरे अपने फ्रेंड सर्कल में मुझे अपनी पीढ़ी के भी कुछ लोग दिखते हैं और भी होंगे अन्य पर कुछ, लेकिन मुख्यतः ये एक जैसा कहा युवा संसार है। युवाओं की कई पीढ़ियों से निर्मित युवा। इस बात का जिक्र मैंने पहले कई बार किया है कि हमारे समसामयिक इतिहास में अभी, जबकि वो इतिहास नहीं राजनीति ही है, जो व्यावर्तक मोड़ हो गुजरे हैं उनमें सन 75 का आपातकाल और सन 84 के इंदिरा गांधी की हत्या और भोपाल गैस त्रासदी के बाद सबसे अधिक महत्वपूर्ण, एक तरह से देश के भीतर और बाहर दोनों की दुनियाओं को पुनः परिभाषित कर देने वाला समय 90 के दशक के आरंभिक वर्ष हैं। रूस का पतन, आर्थिक उदारीकरण के तहत वैश्वीकरण ने व्यक्ति और समाज के दिल दिमाग रिश्तों के ताने बाने आमूल बदल दिए। देश और दुनिया में उत्तर आधुनिकता का दौर शुरू हुआ तो इस युवा पीढ़ी का सबसे पिछला छोर 1990 में जीवन में प्रवेश करने को तैयार खड़ी 20-25 वर्ष की उम्र वाली पीढ़ी में देखा जा सकता है। उसके बाद हर 5 साल में एक नई पीढ़ी और अब तो शायद हर साल का एक नया बैच और एक नई पीढ़ी हो। फिलहाल भारत की आबादी का तकरीबन 60-65% यही युवा संसार है, उत्तर आधुनिक पीढ़ी। मूल्य चेतना की आधिकारिक जगह किसके पास है? क्या वो जगह साहित्य के पास हो सकती है? धर्म और कर्मकांड तो हमारी पीढ़ी में निरस्त हो चुका था, लेकिन ईश्वर से मुक्त आस्था और अध्यात्म अभी बाकी था। पारिवारिक संस्कारों की विरासत मौजूद थी। इस पीढ़ी ने खुद को जिस दुनिया में धकेला हुआ पाया, उसमें शायद इनमें से कुछ भी काम नहीं आने वाला। मेरे विचार से फिलहाल वो आधिकारिक जगह सोशल मीडिया के पास है और शायद सोशल मीडिया के माध्यम से साहित्य के पास भी बनाई जा सकती है। खतरा इस बात का जरूर है कि इस उच्छिन्नता को ही मूल्य का दर्जा न मिल जाए। खतरा शायद अंशतः साकार भी हो चुका है। इस पीढ़ी की दिक्कत शायद ये है कि कोई किसी को कनेक्ट करने की हैसियत नहीं रखता, बल्कि शायद सब एक दूसरे की प्रतिपुष्टि करके रह जाते हैं। फेसबुक या कहें सोशल मीडिया एक नशा है। यहाँ मैं कुल इतनी चेतावनी देना चाहती हूँ कि लेखक को अपने सृजनात्मक एकांत की रक्षा में बहुत सावधान रहना चाहिए अगर वो इस नशे का इस्तेमाल किसी भी सार्थक रूप से करना चाहता है तो, क्योंकि सोशल मीडिया का नशा रचनाकार के एकांत का दुश्मन है। सोशल मीडिया से मिलने वाली जो प्रतिपुष्टि है, लाइक्स के सैकड़ों हजारों के जो निशान, वो एक तरह के पेयर प्रेशर का काम भी करती है और लेखक की मौलिक सोच समझ पर, सृजनात्मक दायित्व पर, अपने सत्य के प्रति निष्ठा पर हमला करती है। जिस चीज़ के ऊपर लाइक्स मिल रही है वही लिखने की प्रेरणा एक तरह का मानसिक दबाव बन जाती है। इसलिए बराबरी के संवाद और आदान प्रदान को अगर लेखक पीयर प्रेशर में विघटित न होने दें तो उसके लिए भले की बात है। सोशल मीडिया एक तरह का वर्चुअल पब्लिक स्फीयर है, आभासी लोकवृत्त, एक माया जगत। माया की यही परिभाषाएं कभी 52 साल पहले के अपने एमए में पढ़ते समय, उसके बाद के 45 वर्षों में पढ़ाते समय बार बार पढ़ी थी। माँ या माने जो है पर नहीं, या फिर नियते अनेन इति माया, यानी जिसके द्वारा आच्छादित किया जाता है वो माया है। एक विशाल आच्छादन, लगता है कि सब कुछ पारदर्शी है,
लेकिन असल में सब कुछ संदिग्ध है, सब कुछ अविश्वसनीय है। इसलिए पता नहीं कि आसपास जो दिख रहा है वो सचमुच है या सिर्फ दिख रहा है, रंगा हुआ पर्दा है या दृश्य। और वास्तव का एहसास इतना गहरा कि वास्तव को वास्तविक बनाने के लिए भी प्रमाण की जरूरत है। इस सोशल मीडिया ने बड़े पैमाने पर सेल्फी संस्कृति को जन्म दिया है। सेल्फी जिसके जरिए पब्लिक स्फीयर में खुद अपनी एक मनचाही छवि बनाओ और फिर विडंबना ये कि उस छवि पर खुद विश्वास भी करने लगे। अनुपस्थितों के बीच मानो अपनी उपस्थिति के एहसास के लिए खुद से बाहर एक छवि के रूप में देखकर पाना जरूरी हो जाता है। नतीजा भीतर भी मैं, बाहर भी मैं। चतुर्दिक मैं ही मैं। आत्मलीनता का यही आकर्षण जो तल्लीनता की तरह महसूस होता है, शायद यही सोशल मीडिया को एक नशा बनाता है। लेकिन लेखक के लिए खतरनाक नशा, क्योंकि उसे अपने आपे से एक दूरी भी बनानी होती है। एलियट ने कहा था, द मैन हू सफर्स एंड द मैन हू क्रिएट्स, ये दो अलग अलग व्यक्ति होते हैं, एक के भीतर दो। और जितना बड़ा दोनों के बीच फासला होता है उतना ही गहरा रचना में संतुलन का सौंदर्य होता है। अध्ययन ने इसे ही सृष्टा और भोक्ता के बीच का फासला कहा। इस विचार का मूल मुझे बासुपर्णा वाले वैदिक सूत्र में प्रतीत होता है। आत्मरति के इस खतरे से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले हर लेखक को सावधान रहना जरूरी है। ये चेतावनी कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं हो सकती, जितनी दी जाए उतनी ही कम, क्योंकि सेल्फी संस्कृति तो ये है और रहेगी। चूँकि सोशल मीडिया बड़े पैमाने पर एक युवा संसार है, इसलिए स्वाभाविक है कि उसकी स्मृति पीछे बहुत दूर तक नहीं जाती। मानो जिस किसी भी परिदृश्य में जहाँ से हमने प्रवेश किया वहीं से दुनिया शुरू। वो तो बाद में कभी होता है कि बीते हुए को हम अर्जित करते हैं, वो भी जानकारी की तरह। लेखक के पास उसे स्मृति की तरह रच लेने की क्षमता होती है। और जैसा कभी आधुनिक हुए बिना आधुनिकता के भारत प्रवेश ने अतीत से संपूर्ण विच्छिन्नता का आभास पैदा किया था, वैसा उत्तर आधुनिक जगत ने सच को आभास में बदल कर भी दिखाया। अभी हाल में इमरजेंसी जैसा यथार्थ भी हमारी इस युवा पीढ़ी में से अधिकतर के लिए केवल सूचना है। गंभीर और स्थायी मुद्दों पर भी उनकी बहसें तात्कालिक सी हैं। अतीत के साथ इस विच्छिन्नता की वजह से युवा बनाम वरिष्ठ का द्वंद्व जितना मुखर और प्रत्यक्ष है उतना शायद पहले कभी नहीं था। हालांकि पीढ़ियों का द्वंद्व तो हमेशा से होता ही आया है। वैचारिक द्वंद्व भी वैचारिक संवाद की बजाय दलबद्ध किस्म की भागीदारी में विघटित होकर रह जाता है। यहाँ विपक्ष केवल आक्रमण का निशाना होता है, जबकि मैं सोचना चाहती हूँ कि सत्य का कोई न कोई अंश दोनों ही पक्षों में, पक्ष और प्रतिपक्ष में मौजूद होता है, एक दूसरे से अलग अलग लेकिन एक दूसरे का पूरक। और लेखक को उसे देख सकने में समर्थ होना चाहिए। निजी प्रतिद्वंदिता का अभिप्राय भी यहाँ फेसबुक की दीवारों पर सब आयाम अख्तियार कर जाते हैं। नकल का, चोरी का आरोप धड़ल्ले से लगाया जा सकता है। नकल हालांकि बहुत बार होती भी है, लेकिन आरोप लगाने के लिए ज़रूरी नहीं कि हुई ही हो। ये बहुत नकारात्मक किस्म के पूर्वग्रह हैं और आत्माविचन की कमी में से निकलते हैं। ये कहते हुए मुझे पूरा एहसास है कि मैं आभासी जगत के बारे में बात कर रही हूँ और इस बात की गुंजाइश है कि मैं भी आभास को ही सच मान रही हूँ। जैसा कहा, ये प्रमुखतः एक युवा संसार है, उसमें दाखिल हूँ इसलिए इनसाइडर हूँ, लेकिन पिछली सदी से आने की वजह से असल में आउटसाइडर थी। तो मेरी ये जो इनसाइडर और आउटसाइडर के मेल से बनी हैसियत है, ये दर्ज हिस्सा उसी का आंखों देखा हालचाल है। अगर कहीं अपने युवा साथियों को मैंने आहत किया हो तो मान लें कि ये आउटसाइडर का बयान है, इसलिए शामिल